हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका अग्रिम एकेडमी चैनल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। यहाँ पर दोस्तों हम लोग एमपीपीएससी और एमपी से जुड़े हुए एग्ज़ाम्स के टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। और आज के इस टॉपिक में दोस्तों हम लोग नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो कि राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक संस्थाओं के टॉपिक में हमारे एमपीपीएससी में दिया गया है। तो दोस्तों आज के इस सेशन में हम लोग नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल सीएजी के बारे में कंप्लीट जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए दोस्तों पहले देख लेते हैं कि किस प्रारूप से हम लोग इसको कवर करेंगे, तो किस तरह से इसको हम लोग कवर करने वाले हैं। तो प्रारूप इसका क्या होगा, तो प्रारूप में सबसे पहले हम लोग देखेंगे सामान्य जानकारी को, जनरल इंट्रोडक्शन को, सामान्य जानकारी। उसके बाद दोस्तों हम लोग कैग की संरचना को देखेंगे। फिर उसके बाद दोस्तों कैग की नियुक्ति, कार्यकाल और पदमुक्ति की बात करेंगे। उसके बाद दोस्तों कैग के कार्य एवं शक्तियों की बात करेंगे। फिर दोस्तों हम लोग देखेंगे कैग एवं लोक लेखा समिति के बीच क्या जो है तो कार्यों का बंटवारा कैसे है। और फिर हम लोग देखेंगे दोस्तों कैग की सीमाएं, लिमिटेशंस। और उसके बाद कैग की नियुक्ति एवं भूमिका पर किस तरह के विवाद रहे हैं उनको देखेंगे। और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक से संबंधित अनुच्छेदों को देखेंगे। और उसके बाद अब तक के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की लिस्ट को भी देखेंगे। तो इस तरह से पूरे टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। तो दोस्तों यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चलिए दोस्तों शुभारंभ करते हैं आज के इस सेशन की, जिसमें हम लोग नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की सामान्य जानकारी के साथ साथ अन्य जानकारियों को भी देखेंगे। तो दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी के पद का वर्णन किया गया है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी का वर्णन है। यहाँ नियंत्रक का अर्थ है सरकार के समस्त खर्चों, समस्त कार्यों पर निगरानी करना। तो यहाँ पर क्या है, नियंत्रक का क्या अर्थ है? नियंत्रक का अर्थ है कि सरकार के जो समस्त कार्य हैं उन पर निगरानी करना तथा ऐसा प्राधिकार रखना जो सरकार के वित्त पर नियंत्रण रखे। तो यहाँ पे खर्चों है, समस्त खर्चों, सरकार के समस्त खर्चों पर क्या करना दोस्तों, समस्त खर्चों पर निगरानी करने का कार्य और ऐसा प्राधिकार रखना जो सरकार के वित्त पर नियंत्रण रखे। ये नियंत्रक का अर्थ है इस पद में। महालेखक परीक्षक का अर्थ है संसद द्वारा आवंटित धन की देखरेख करना। संसद द्वारा जो धन दिया गया है उस जो संसद द्वारा धन आवंटित किया गया है, दिया गया है, तो उसकी देखरेख करना और साथ ही यह देखना कि सरकारी धन का उपयोग उचित तरीके से हो रहा है या नहीं। साथ ही सरकार को वित्तीय मितव्ययता के उपाय सुझाना भी इसका क्या है, महत्वपूर्ण कार्य है। तो याद रखेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी के पद का वर्णन है। यहाँ नियंत्रक का अर्थ है सरकार के समस्त खर्चों पर निगरानी करना तथा ऐसा प्राधिकार रखना जो सरकार के वित्त पर नियंत्रण रखे। दूसरा महालेखा परीक्षक, दूसरा जो शब्द है इसमें, तो दूसरा शब्द क्या है, महालेखा परीक्षक का। तो इसका क्या मतलब है, तो संसद द्वारा जो धन आवंटित किया जाता है उसकी देखरेख करने का काम और सरकारी धन का उपयोग उचित तरीके से हो रहा है यह देखना, और साथ ही सरकार को वित्तीय मितव्ययता, सरकार को धन का है ना उचित तरीके से प्रयोग करें, इसके उपाय भी सुझाने का जो कार्य है वो इसका है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक का है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक लोक वित्त का संरक्षक होने के साथ साथ नियंत्रक महालेखा परीक्षक क्या होता है दोस्तों, नियंत्रक महालेखा परीक्षक लोक वित्त का संरक्षक होने के साथ साथ देश की संपूर्ण वित्तीय व्यवस्था का नियंत्रक भी होता है। तो जो क्या है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, ये क्या होता है, लोक वित्त का संरक्षक होता है और उसके साथ साथ देश की संपूर्ण वित्तीय व्यवस्था का नियंत्रक भी होता है। और जो क्या है, देश है उसकी संपूर्ण जो क्या है फाइनेंशियल जो है तो सिस्टम है, जो उसका वित्तीय व्यवस्था जो है उसकी, उसका क्या होता है, कंट्रोलर होता है।
इसका नियंत्रण राज्य एवं केंद्र दोनों स्तर पर होता है। और जो क्या है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, इसका नियंत्रण कहाँ होता है, तो राज्यों में भी होता है और केंद्र दोनों स्तरों पर इसका नियंत्रण होता है। इसका कर्तव्य होता है कि यह भारत के संविधान एवं संसद की विधि के तहत वित्तीय प्रशासन को संभाले। तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक क्या होता है, राज्य एवं केंद्र दोनों स्तर पर होता है। इसका कर्तव्य होता है कि यह भारत का जो संविधान है और संसद की जो विधि है उसके तहत क्या करे, वित्तीय प्रशासन को संभाले। तो जो क्या है फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है उसको संभालने का काम करे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने क्या कहा था कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भारतीय संविधान के तहत सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होगा और यह लोकतांत्रिक व्यवस्था में भारत सरकार के रक्षकों में से एक होगा। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर महोदय ने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में जो कथन कहा है तो वो परीक्षाओं में पूछा गया है कई बार, तो इसको याद रखेंगे कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भारतीय संविधान के तहत सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होगा और यह लोकतांत्रिक व्यवस्था में भारत सरकार के रक्षकों में से एक होगा। ये क्या है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्या होगा, भारत सरकार के रक्षकों में से एक होगा। और इन रक्षकों में उच्चतम न्यायालय, निर्वाचन आयोग तथा संघ लोक सेवा आयोग शामिल हैं। तो इन रक्षकों में और कौन शामिल हैं, तो इन रक्षकों में उच्चतम न्यायालय, निर्वाचन आयोग एवं संघ लोक सेवा आयोग भी क्या है, शामिल हैं। तो इस तरह से याद रखेंगे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर महोदय का कथन जो कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में है। तो उन्होंने कहा है कि भारतीय संविधान के तहत नियंत्रक महालेखा परीक्षक क्या होगा, महत्वपूर्ण अधिकारी होगा और यह लोकतांत्रिक व्यवस्था में भारत सरकार के रक्षकों में से एक होगा और इन रक्षकों में उच्चतम न्यायालय, निर्वाचन आयोग एवं संघ लोक सेवा आयोग भी शामिल हैं। आगे देख लेते हैं दोस्तों नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की संरचना को। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ CAG। तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की संरचना क्या है दोस्तों, तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक एकल सदस्यीय संस्था है। तो क्या है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक क्या है, एकल सदस्यीय संस्था है। इसमें क्या है, सिंगल मेंबर्ड क्या है, ये बॉडी है। यह क्या है, भारत के महालेखा परीक्षा विभाग का संवैधानिक प्रमुख है। तो भारत में जो क्या है महालेखा परीक्षा विभाग है उसका कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है कौन, CAG क्या होता है, भारत के महालेखा परीक्षा विभाग का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, संवैधानिक प्रमुख है। और इस विभाग के जो अन्य प्राधिकारी हैं वो भी क्या हैं, पूर्णतया कैग के अधीन होते हैं। तो इसके जो अन्य प्राधिकारी हैं वो भी क्या होते हैं, CAG के अधीन होते हैं, मतलब CAG के अंडर में कार्य करते हैं। भारत के अन्य राज्यों में कैग के एजेंट के रूप में कई अन्य अकाउंटेंट जनरल नियुक्त किए जाते हैं। और भारत के जो क्या हैं अन्य राज्य हैं, जो अलग अलग राज्य हैं, उन अलग अलग राज्यों में कैग के एजेंट के रूप में, CAG के एजेंट के रूप में अन्य क्या है अकाउंटेंट जनरल नियुक्त किए जाते हैं जो राज्यों के लेखाओं की जानकारी कैग को देते हैं। तो जो क्या करते हैं, राज्यों के लेखाओं की जानकारी CAG को देते हैं। कैग की नियुक्ति, कार्यकाल एवं पदमुक्ति। तो कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो कैग की जो नियुक्ति है ये कौन करता है, तो कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है तथा वह राष्ट्रपति के समक्ष शपथ ग्रहण करता है। तो कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, शपथ राष्ट्रपति के समक्ष ग्रहण करता है। कैग के कार्यकाल की यदि बात करें तो कैग का कार्यकाल 6 वर्ष या अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक, इन दोनों में से जो भी पहले हो तक होता है। तो कैग का जो कार्यकाल है वो क्या है, 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र, इन दोनों में से जो भी पहले हो जाए वो क्या होगा, कैग का कार्यकाल होगा। जैसे यदि कोई जो है तो व्यक्ति है और वो क्या होता है, CAG नियुक्त होता है और वह क्या करता है 60 वर्ष की उम्र में क्या करेगा, CAG बनता है, तो उसकी जो है तो अधिकतम जो है तो कार्यकाल उसका कितना होगा, 65 वर्ष तक होगा। अर्थात वह केवल 5 साल ही क्या कर पाएगा, सेवा कर पाएगा CAG के रूप में। और यदि कोई व्यक्ति 55 साल में क्या होता है, CAG नियुक्त होता है, तो वो 6 साल, 55 और 6 मतलब 61 साल में ही वो क्या हो जाएगा, जो है तो उसका जो है तो कार्यकाल केवल 6 साल का होगा, 61 साल में वो सेवानिवृत्त हो जाएगा। तो इससे पहले वह राष्ट्रपति के नाम किसी भी समय और त्यागपत्र यदि देना चाहे तो राष्ट्रपति के नाम से किसी भी समय अपना त्यागपत्र भेज सकता है। तो राष्ट्रपति के नाम से CAG कभी भी अपना त्यागपत्र भेज सकता है। कैग को अपने पद से उसी तरीके से हटाया जा सकता है। CAG जो है दोस्तों
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है उसको उसके पद से उसी तरीके से हटाया जा सकता है जिस प्रकार से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। तो जो सीएजी है उसको उसके पद से उसी तरीके से हटाया जा सकता है जिस तरीके से उसको उसी तरीके से हटाया जा सकता है दोस्तों जिस तरीके से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान तरीके से हटाने के तरीके उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को जिस तरीके से हटाया जाता है उसी तरीके से क्या होगा, सीएजी को कैग को भी क्या होगा, हटाया जाएगा। तो कैग को हटाने का तरीका क्या है, तो सीएजी को उसके पद से, कैग को नियंत्रक महालेखा परीक्षक को उसके पद से उसी तरीके से हटाया जा सकता है जिस तरीके से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। तो सीएजी को उसके पद से उसी तरीके से हटाया जाएगा जिस रीति और तरीके से क्या होता है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाते हैं। दूसरे शब्दों में यदि कहें तो संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत के साथ उसके दुर्व्यवहार या अयोग्यता पर प्रस्ताव पास करके उसको हटाया जाता है। तो जो सीएजी है उसको हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों का विशेष बहुमत, संसद के दोनों सदनों से तात्पर्य है लोकसभा और राज्यसभा, तो लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा विशेष बहुमत से उसके दुर्व्यवहार और अयोग्यता पर, जो उसके ऊपर दुर्व्यवहार और अयोग्यता का आरोप लगा है, उस पर प्रस्ताव पास करके हटा सकते हैं। कैग का वेतन उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समक्ष होगा। तो जो कैग का वेतन है वो कितना होगा, तो जितना उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का होगा उतना ही वेतन क्या होगा, कैग का भी होगा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का भी होगा। कैग के पेंशन व भत्ते भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। तो जो क्या है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है, इसके वेतन और भत्ते तथा पेंशन क्या होते हैं दोस्तों, भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। अवकाश प्राप्ति के पश्चात कैग कोई भी सरकारी पद धारण नहीं कर सकता। तो जब क्या होगा, कैग रिटायर हो जाएगा, जब क्या होता है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक क्या हो जाता है, रिटायर हो जाता है, तो अवकाश जब उसको मिल जाता है, सेवानिवृत्ति मिल जाती है, तो उसके बाद वह कोई भी क्या होगा, सरकारी पद, गवर्नमेंट क्या है, पोस्ट धारण नहीं करेगा। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्य, तो महालेखा परीक्षक का प्राथमिक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि संसद द्वारा प्रदान किए गए धन का उसी उद्देश्य हेतु उपयोग किया जा रहा है जिस उद्देश्य से संसद ने आवंटित किया था। तो जो महालेखा परीक्षक है दोस्तों, उसका जो मेन क्या है उद्देश्य, प्राथमिक उद्देश्य है, वो ये सुनिश्चित करना है कि संसद द्वारा जो धन दिया गया है, जो धन प्रदान किया गया है, उस धन का उपयोग उसी उद्देश्य हेतु किया जा रहा है जिस उद्देश्य के लिए उस धन को आवंटित किया गया था। साथ ही यह देखना भी कि वह धन, वही प्राधिकरण जिसको वह धन आवंटित किया गया था, वही प्राधिकरण, वही विभाग खर्च कर रहा है या कोई अन्य कर रहा है, तो जिससे खर्च करने के लिए प्राधिकृत किया गया था, जिसको क्या किया गया था, वो धन खर्च करने के लिए अधिकृत किया गया था, वही खर्च कर रहा है या कोई दूसरा कर रहा है, इसको भी देखने का कार्य सीएजी का है। लेखा परीक्षक का यह उद्देश्य होता है कि प्रत्येक खर्चों की वित्तीय आलोचना की जाए। तो जो लेखा परीक्षक है उसका ये उद्देश्य होना चाहिए कि प्रत्येक खर्चे की क्या करें, वित्तीय आलोचना की जाए। यदि कोई अनियमितता पाई जाती है तो उस पर उचित कार्रवाई की जा सके। तो जो भी क्या है, सरकार के द्वारा या किसी प्राधिकरण के द्वारा कोई वित्तीय खर्च किया गया है तो उस खर्चे को देखना और साथ ही साथ उस खर्चे की वित्तीय आलोचना करने का कार्य लेखा परीक्षक का होता है। और यदि उसमें किसी प्रकार की अनियमितता भी पाई जाती है तो उस पर उचित कार्रवाई कराने का भी कार्य क्या है, लेखा परीक्षक का ही होता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अधिनियम 1977 के अनुसार कैग निम्नलिखित खर्चों का ऑडिट करता है। तो जो क्या है, याद रखेंगे, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अधिनियम कब का है, तो 1977 का है। और इसके अनुसार जो है तो कैग क्या करता है, निम्नलिखित खर्चों का ऑडिट करता है। तो कैग क्या करता है, निम्नलिखित खर्चों का ऑडिट करता है। भारत की संचित निधि पर भारित केंद्र सरकार व राज्य सरकार के सभी खर्चों का। तो भारत सरकार की जो संचित निधि है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, संचित निधि पर क्या है, भारित जो व्यय हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के जो सभी खर्च हैं उनका क्या करता है, ऑडिट करता है। भारत की आकस्मिक निधि और लोक निधि से सभी खर्चों का ऑडिट करता है। किसी विभाग द्वारा किए गए सभी व्यापार, निर्माण, लाभ व हानि की जांच करता है।
सरकार की सभी विभागों की जमा पूंजी की जांच करता है, सभी सरकारी कंपनियों के खर्चों की जांच करने का जांच करना, उसका भी ऑडिट करता है, उन सभी निगमों के खर्चों की जांच करना जिनकी कानून द्वारा कैग को अनुमति दी जाए। तो उन सभी निगमों के खर्चों की भी जांच करता है जिनकी कानून के द्वारा क्या होती है, कैग को अनुमति दी जाती है। तो 1977 वाला जो क्या है कानून है उसके द्वारा कैग के कार्यों में ही देखें यदि तो कैग राज्य व केंद्र सरकार के सभी खर्चों की वित्तीय जांच करता है। खर्च कहाँ किए गए हैं, किस उद्देश्य से किए गए हैं, किस प्राधिकारी द्वारा किए गए हैं तथा किन योजनाओं में किए गए हैं, इन सभी प्रकार के प्रश्नों की जांच की जाती है। तो कैग क्या करता है, राज्य एवं केंद्र सरकारों के सभी खर्चों की वित्तीय जांच करता है। खर्चों कहाँ किए गए हैं, किस उद्देश्य से किए गए हैं, किस प्राधिकारी के द्वारा किए गए हैं तथा किन योजनाओं में किए गए हैं, इन सभी प्रकार के प्रश्नों की जांच कैग के द्वारा की जाती है। कैग समस्त सरकारी खरीद एवं बिक्री की जांच करता है। और कैग क्या करता है, सभी सरकारी खरीद एवं बिक्री की जांच करता है तथा यह देखता है कि इनमें कितनी मितव्ययिता की जा सकती थी। यह देखने का भी काम करता है कि इसमें सरकार के द्वारा और कितना कम धन खर्च किया जा सकता था। केंद्र सरकार की सभी प्राप्तियों की जांच करता है तथा यह देखता है कि करों तथा राजस्व की प्राप्तियों में नियम एवं कानूनों की अनदेखी तो नहीं की गई है। जो कर है तथा राजस्व की प्राप्ति हैं उन नियमों और कानूनों की अवहेलना तो नहीं की गई है। यह देखने का भी क्या करता है, कार्य कैग का है। कैग की सभी प्रशासनिक प्राधिकरण के कैग को सभी प्रशासनिक प्राधिकरण के खर्चों की प्राप्तियों की जांच करने का भी कार्य सौंपा गया है। कैग सभी सरकारी विभागीय निगम के खर्चे व खरीद व बिक्री की कार्यकुशलता की जांच करता है तथा यह भी देखता है कि क्या इससे बेहतर और किया जा सकता था या नहीं। कैग के द्वारा स्वायत्त निकायों के लेन देन, प्रारंभिक रिकॉर्ड, खातों, रजिस्टर व रिपोर्ट की जांच की जाती है। तो सीएजी के द्वारा स्वायत्त निकायों के लेन देन, प्रारंभिक रिकॉर्ड, खातों, रजिस्टर एवं रिपोर्ट की भी जांच की जाती है। कैग निम्न प्राप्तियों और व्ययों का भी लेखा परीक्षण करता है। तो कैग इन प्राप्तियों और व्ययों का भी क्या करता है, लेखा परीक्षण करता है। वे सभी निकाय एवं प्राधिकरण जिन्हें केंद्र या राज्य सरकार से अनुदान मिलता है, वे सभी निकाय या प्राधिकरण जिनको क्या मिलता है, केंद्र या राज्य सरकार से अनुदान मिलता है। दूसरा, वे सरकारी कंपनियां एवं जब संबद्ध नियमों द्वारा आवश्यक हो अन्य निगम एवं निकायों का लेखा परीक्षा करता है। तो कैग क्या करता है, वे सभी निकाय एवं प्राधिकरण जिनको केंद्र और राज्य सरकारों से अनुदान मिलता है, सरकारी संपत्तियां और जब संबद्ध नियमों द्वारा आवश्यक हो अन्य निगमों एवं निकायों का भी लेखा परीक्षा करता है सीएजी। कैग के कार्य में आगे यदि बात करें तो वह केंद्र सरकार के लेखों से संबंधित रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है। कैग क्या करता है, केंद्र सरकार के लेखों से संबंधित रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति उसको संसद के पटल पर रखते हैं अनुच्छेद 151 के तहत। और कैग क्या करता है, राज्य सरकार के लेखों से संबंधित रिपोर्ट राज्यपाल को देता है और राज्यपाल उसको क्या करता है, राज्य विधानमंडल के पटल पर रखवाता है अनुच्छेद 151 के अनुसार। वह संसद की लोक लेखा समिति के कैग क्या होता है, संसद की लोक लेखा समिति के गाइड, मित्र एवं मार्गदर्शक के रूप में भी कार्य करता है। तो ऐसा प्रश्न परीक्षा में बन सकता है कि वह कौन सा क्या है प्राधिकारी है जो क्या है संसद की लोक लेखा समिति के गाइड, मित्र एवं मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। तो यहाँ पे याद रखेंगे कि जो क्या है सीएजी है वो संसद की लोक लेखा समिति के गाइड, मित्र एवं मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। सीएजी के कार्यों में यदि बात करें तो महालेखा परीक्षक संसद का एजेंट होता है। महालेखा जो परीक्षक है वो क्या होता है, संसद का एजेंट होता है और उसी के माध्यम से सभी खर्चों का लेखा परीक्षण करता है और उसी के माध्यम से क्या करता है, जो सभी खर्चे होते हैं उनका क्या करता है, लेखा परीक्षण करता है। इस तरह वह केवल संसद के प्रति जिम्मेदार होता है। तो जो क्या है सीएजी है वो केवल क्या होता है, संसद के प्रति जिम्मेदार होता है।
राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेखा परीक्षा हेतु प्रशिक्षण देना भी सीएजी का महत्वपूर्ण कार्य है। यदि क्या है वित्तीय मामलों से संबंधित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेखा परीक्षा हेतु प्रशिक्षण देना है तो उसका कार्य भी क्या है, सीएजी का ही होता है। कोई भी मंत्री संसद के दोनों सदनों में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रतिनिधित्व तो नहीं कर सकता है। तो यदि कोई मंत्री है वो चाहे कि वो क्या करे, सदनों में संसद में या उसके किसी सदन में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा है ना कोई कार्य किया गया है तो उसका प्रतिनिधित्व करे, तो वो ऐसा नहीं कर सकेगा। और कोई भी मंत्री उसके द्वारा किए गए कार्य की जिम्मेदारी भी नहीं ले सकता, और कोई भी मंत्री उसके द्वारा यदि कोई कार्य किया गया है उसकी जिम्मेदारी भी नहीं ले सकता है। सीएजी की शक्तियाँ, सीएजी को कौन कौन सी शक्तियाँ पावर्स मिली हुई हैं, तो सीएजी केंद्र सरकार की सर्वोच्च लेखांकन संस्था है। तो सीएजी क्या है, केंद्र सरकार की सर्वोच्च लेखांकन संस्था है। तो सबसे बड़ी सबसे ऊंची क्या है, लेखांकन लेखा करने वाली क्या है, लेखा के रिकॉर्ड रखने वाली क्या है, संस्था है। यह संस्था सिविल न्यायालय की शक्तियां धारण करती है। और कैग क्या है, ये जो महान्यायवादी क्या है, महालेखा परीक्षक संस्था है, ये क्या है दोस्तों, सिविल न्यायालय की शक्तियां धारण करती है। इसके अंतर्गत वह किसी विभाग के लेखा प्रपत्र की जांच कर सकता है। तो सीएजी क्या कर सकता है, किसी विभाग के लेखा प्रपत्र की जांच कर सकता है तथा किसी भी विभाग से दस्तावेजों को मंगवा सकता है। और किसी भी विभाग से यदि कोई दस्तावेज उसको आवश्यक लगता है तो उसको वो मंगवा सकता है। सीएजी एवं पीएसी, सीएजी एवं लोक लेखा समिति, सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल एवं पीएसी क्या है, पब्लिक अकाउंट कमेटी, लोक लेखा समिति। तो सीएजी अपनी लेखा परीक्षण रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है तथा राष्ट्रपति उसे संसद के पटल पर रखवाता है। तो सीएजी क्या करता है, अपनी लेखा परीक्षण रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है, राष्ट्रपति को सौंपता है और राष्ट्रपति उसको क्या करते हैं, संसद के पटल पर रखवाते हैं। संसद के द्वारा कैग की रिपोर्ट को लोक लेखा समिति को सौंपा जाता है और लोक लेखा समिति द्वारा कैग की रिपोर्ट को सरलीकृत किया जाता है। तो संसद द्वारा जब क्या होता है, राष्ट्रपति संसद को दे देते हैं, तब क्या होता है, संसद जो कैग की रिपोर्ट होती है उसको क्या करते हैं, संसद लोक लेखा समिति को देती है, पीएसी को देती है, पब्लिक अकाउंट कमेटी को देती है। और लोक लेखा समिति पीएसी क्या करती है, कैग की रिपोर्ट को सरलीकृत करती है। कैग की रिपोर्ट को क्या करती है, सरलीकृत करती है, सरल भाषा में प्रस्तुत करती है। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत करती है और फिर क्या करती है, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट को पुनः संसद में रखती है और कैग रिपोर्ट को समझने के लिए लोक लेखा समिति की सहायता करता है। और जो सीएजी है ये रिपोर्ट को समझने के लिए जो लोक लेखा समिति है इसकी क्या करता है, सहायता भी करता है। आगे देख लेते हैं दोस्तों, सीएजी और पीएसी क्या है, इनमें क्या जो है तो संबंध है। तो लोक लेखा समिति के द्वारा रिपोर्ट को समझने के लिए कभी भी सीएजी को बुलाया जा सकता है। तो जो लोक लेखा समिति होती है संसद की दोस्तों, तो ये क्या होती है, जो सीएजी के द्वारा रिपोर्ट राष्ट्रपति को दी गई थी और राष्ट्रपति ने उसको संसद को दिया और संसद ने समिति को दिया। तो इस तरह से जो पीएसी है वो रिपोर्ट को समझने के लिए कभी भी सीएजी को बुला सकते हैं कि यहाँ पे जो है तो दिक्कत है या आप थोड़ा सा यहाँ पे हमें समझाइए। तो कैग की रिपोर्ट तकनीकी होती है, कैग की जो रिपोर्ट होती है वो क्या होती है, टेक्निकल होती है, इसलिए लोक लेखा समिति के द्वारा इसे सरल बनाया जाता है। तो लोक लेखा समिति क्या करती है, उसको समझने योग्य बनाती है और इसके बाद इससे संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है और उसको क्या करते हैं, इसके बाद ही उसको संसद के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। कैग को सरकार के धन की रखवाली की सबसे बड़ी संवैधानिक संस्था का दर्जा प्राप्त है। तो सरकार के धन की रखवाली की सबसे बड़ी संवैधानिक संस्था कौन सी है, तो वो क्या है, सीएजी है। अर्थात कैग की भूमिका जनता के धन के रक्षक के रूप में है। कैग की जो भूमिका है वो जनता के धन के रक्षक के रूप में है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की सीमाएं क्या हैं, तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की सीमाओं की यदि बात करें तो गुप्त सेवा व्यय लेखा परीक्षा भूमिका पर सीमाएं निर्धारित हैं। तो गुप्त सेवा व्यय कैग की लेखा परीक्षा भूमिका पर सीमाएं निर्धारित हैं। इस संबंध में कैग सरकारी एजेंसियों द्वारा किए गए व्ययों के ब्यौरे नहीं मांग सकता। तो सरकारी जो क्या है, कार्यकारी एजेंसियां हैं उनके द्वारा किया गया कोई यदि ब्यौरा है तो उनकी मांग सीएजी नहीं कर सकता है। उसे सक्षम प्रशासनिक प्राधिकारी से प्रमाण पत्र को स्वीकार करना होता है। यदि कोई सक्षम क्या है, प्रशासनिक प्राधिकारी है, अधिकारी है, तो वो जो प्रमाण पत्र देगा तो उसको सीएजी को स्वीकार करना होता है, क्योंकि वे इस प्राधिकार के अंतर्गत
क्योंकि वे इस प्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। कैग की भूमिका, यहाँ पे कैग है दोस्तों, कैग की भूमिका व्यय होने के बाद केवल लेखा परीक्षक की है। तो कैग क्या कर सकता है, कोई भी खर्चा यदि हो जाएगा उसके बाद ही उसकी, है ना, लेखा परीक्षा करने की भूमिका होती है कैग की। कैग की भूमिका केवल क्या है दोस्तों, कैग की भूमिका व्यय होने के बाद केवल लेखा परीक्षक अवस्था में होती है। सार्वजनिक निगमों की लेखा परीक्षा में कैग की क्या भूमिका है, तो सार्वजनिक निगमों की लेखा परीक्षा में कैग की भूमिका सीमित है। तो कैग की भूमिका क्या है, सार्वजनिक निगमों की लेखा परीक्षा में सीमित है। निगमों के साथ इसके संबंध को निम्नलिखित 3 श्रेणियों में रखा जा सकता है। पहला है, कुछ निगमों की लेखा परीक्षा पूरी तरह से प्रत्यक्ष तौर पर सीएजी के द्वारा की जाती है। उदाहरण दामोदर घाटी निगम, तेल एवं प्राकृतिक गैस ओएनजीसी, एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस कारपोरेशन, ये सभी क्या हैं, इनकी लेखा परीक्षा पूरी तरह से प्रत्यक्ष तौर पर सीएजी के द्वारा की जाती है। दूसरा, कुछ निगमों की लेखा परीक्षा निजी पेशेवर लेखा परीक्षकों के द्वारा की जाती है, जो कि सरकार की सलाह पर सलाह पर केंद्र सरकार, जो सीएजी की सलाह पर केंद्र सरकार, जो सीएजी की सलाह पर क्या होती है, केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। यदि आवश्यक हो तो सीएजी पूरक लेखा परीक्षा कर सकती है, और वहाँ पर यदि जरूरत पड़े तो लेखा परीक्षा सीएजी पूरक लेखा परीक्षा, है ना, सप्लीमेंट्री लेखा परीक्षा कर सकती है, ऑडिट कर सकती है। उदाहरण, केंद्रीय भंडारण निगम, औद्योगिक वित्त निगम एवं अन्य का क्या होता है, पूरक लेखा परीक्षा कर सकती है। कुछ अन्य निगमों की पूरी तरह निजी लेखा परीक्षक की जाती है। इस समय सीएजी की कोई भूमिका नहीं होती है, और इसमें क्या होता है, सीएजी की कोई भी भूमिका नहीं होती है। उदाहरण के लिए एलआईसी हो गया, आरबीआई हो गया, एसबीआई हो गया, एफसीआई, ये जो आदि निगम हैं, इनकी क्या होती है, पूरी तरह निजी लेखा परीक्षा कराई जाती है। इसमें क्या होता है, सीएजी की कोई भूमिका नहीं होती है। सीएजी की नियुक्ति पर विवाद, तो 12वें सीएजी के रूप में शक्तिकांत शर्मा की नियुक्ति पर एक याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें कहा गया था कि इनकी नियुक्ति अवैध है, क्योंकि वे रक्षा मंत्रालय के एक पद पर हैं, जो कि एक निर्णय लेने वाली संस्था है। तो जब क्या होगा, कोई भी व्यक्ति किसी निर्णय लेने वाली संस्था के पद पर नियुक्त होगा, तो उस समय क्या होगा, वो किसी क्या होगा, उस समय वो क्या होगा, सीएजी के पद पर नहीं रह सकेगा। तो सीएजी के पद पर वो थे शक्तिकांत शर्मा, और साथ ही साथ रक्षा मंत्रालय के भी एक पद पर थे, जहां पर वो निर्णय लेते थे। तो इस तरह उन पर ये प्रश्न उठे थे कि कैग का जो कार्य है वो सरकारी विभागों का ऑडिट, लेखा परीक्षा करना है। एक व्यक्ति स्वयं अपने विभाग का ऑडिट कैसे कर सकता है, ये सभी प्रश्न उस समय उठे थे। और वो जो ऑडिट था वो अगस्ता वेस्टलैंड मामले में उस समय किया जाना था, जो रक्षा मंत्रालय से संबंध रखता था। जो क्या रखता था दोस्तों, रक्षा मंत्रालय से संबंध रखता था। कैग की भूमिका पर विवाद, वो तो नियुक्ति पर विवाद था, भूमिका पर, उसके जो भूमिका है, रोल है, उस पर क्या विवाद है। तो राजीव महर्षि के कार्यकाल में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा कुछ मामलों पर अनुमानित घाटे की बात की जा रही थी, जो सीएजी की भूमिका में विवाद का मूल कारण बनी हुई थी। उसमें 2G स्पेक्ट्रम विवाद प्रमुख था, और 2G स्पेक्ट्रम आवंटन वर्ष 2008 में पहले आओ पहले पाओ के आधार पर, पहले आओ पहले पाओ नीति के आधार पर किया गया था। परंतु कैग सीएजी यह मानना था कि यदि यह आवंटन नीलामी प्रक्रिया के द्वारा होता तो सरकार को लगभग 1,70,000 करोड़ रुपए का लाभ होता। 1,70,000 करोड़ रुपए का क्या होता दोस्तों, लाभ होता। इसी तरह से कोयला ब्लॉक आवंटन में भी घाटा दिखाया गया। 2G स्पेक्ट्रम और कोयला ब्लॉक आवंटन में कैग के द्वारा भारी अनियमितता का आरोप लगाया गया। इस समय अनुमानित घाटे की संकल्पना का प्रयोग किया गया, और इसी समय कैग ने क्या किया था, अनुमानित घाटे की संकल्पना का प्रयोग किया, जो वर्तमान समय में दुनिया के अनेक देशों में प्रयोग किया जा रहा है। तो इस तरह से ये भूमिका पर विवाद था दोस्तों। अब देख लेते हैं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित अनुच्छेद। तो अनुच्छेद 148 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की बात करता है। अनुच्छेद 149 नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्य और शक्तियों की बात करता है। अनुच्छेद 150 संघ और राज्यों के लेखाओं के प्रकार क्या होंगे, उनकी बात करता है। और अनुच्छेद 151 अंकेक्षण प्रतिवेदन रिपोर्ट की बात करता है, जो कि
राष्ट्रपति को जो है तो देता है। केंद्र की जो रिपोर्ट होती है वो राष्ट्रपति को सौंपी जाती है। राष्ट्रपति उसको क्या करते हैं, संसद के पटल पर रखवाते हैं। संसद उसको सरलीकृत करने के लिए किसको देती है, तो पीएसी को देती है, पब्लिक अकाउंट कमेटी को देती है। और इसी तरह से क्या होता है, जो राज्यों की रिपोर्ट है वो क्या करता है, सीएजी राज्यपाल को सौंपता है और राज्यपाल उसको संबंधित राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करवाता है और वो राज्य विधानमंडल वो राज्य के जो है तो पीएसी को देगी। तो इस तरह से ये पूरा जो है तो उनकी रिपोर्ट होती है। आगे दोस्तों देख लेते हैं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन कौन अभी तक हुए हैं। तो पहले वी नरहरि राव 1948 से 54 तक थे। भारत के पहले नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक वी नरहरि राव 1948-54, ए.के. चंद्रा 1954-60, तीसरे ए.के. राय 1960-66, चौथे एस रंगनाथन 1966-72, ए बक्सी 1972-78, ज्ञान प्रकाश 1978-84, टी.एन. चतुर्वेदी 1984-90, एस सोम्या 1990-96, सी.जी. सुंगलू 96-2002, वी.एन. कौल 2002-8, विनोद राय 2008-13, शशिकांत शर्मा 2013-17, राजीव महर्षि 2017-2020, जी.सी. मुर्मू 2020 से अब तक हैं, अगस्त 2020 से अब तक हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए दोस्तों यहीं तक रखते हैं। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।